हेलो मेरे सोने के सिक्को। तो मन भर गया होगा आपका पॉलिटी से। डेली डेली पॉलिटी 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 है। तो इसलिए आपकी डिमांड पर मैं लेकर आया हूँ आज ज्योग्राफी के क्वेश्चंस। ज्योग्राफी के टेस्ट हम आलू करेंगे। ठीक है। तो सब जानता हूँ मैं समय हूँ। और यहाँ पर ज्यादातर हम रिपीटेड थीम्स लाइक ज्योग्राफी में मेनली जो क्वेश्चंस बनते हैं वो स्टेटमेंट बेस्ड बनते हैं कि कोई चीज अगर हो रही है उसके पीछे का रीजन क्या है। और वही चीज हम लोग यहाँ पर जानेंगे। ओके। तो ज्योग्राफी की जो टेस्ट है वो स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो कुछ डिफरेंट हो जाए। तो ये रहा आपके सामने फर्स्ट क्वेश्चन। ये रहा। लगाइए भाई आंसर। अच्छा ये कह रहा है कि विद रेफरेंस टू द अर्थक्वेक वेव्स कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। कि अर्थक्वेक वेव्स लाइक जो भूकंप्स वगैरह जो आते हैं उसको लेकर। तो स्टेटमेंट फर्स्ट है। देखो स्टेटमेंट फर्स्ट क्या बोल रही है। ये है कि द शैडो जोन ऑफ सेकेंडरी वेव। अच्छा इससे पहले हम लोगों ने लाइक अर्थक्वेक्स के बारे में पढ़ा होगा कि भाई अ, भूकंप वगैरह आता है। नेचुरल घटना है पृथ्वी के नीचे लाइक जो सरफेस है उसके नीचे हिलने डुलने को क्या कहते हैं जब रिलीज ऑफ एनर्जी लिथोस्फीयर। आपने लिथोस्फीयर पढ़ा होगा एस्टेनोस्फीयर पढ़ा होगा। ठीक है। तो जो ट्रीमर्स जो रिलीज होती है उसे बोलते हैं अर्थक्वेक। अच्छा अर्थक्वेक के बारे में हम लोग थोड़ा जान लेते हैं फिर हम ये स्टेटमेंट करते हैं। देखो अर्थक्वेक के बारे में अगर मैं एक चीज बताऊं तो अगर ये मैं एक प्लेट बन ये मैंने क्या बना दी अर्थ बना दी। और अर्थ बना दी तो ये अपना ऊपर का हिस्सा है लाइक लिथोस्फीयर है क्योंकि इसमें भूकंप आते हैं। अब जहां से भूकंप ओरिजिनेट हुआ लाइक ये रहा। ये क्या है ये ओरिजिन पॉइंट है इसका। ठीक है। ओरिजिन पॉइंट। अब ओरिजिन पॉइंट है तो यहां से जैसे ही भूकंप क्या हुआ ओरिजिनेट हुआ तो यहां से ट्रिमर्स निकल रहे हैं। ये देखो ये ट्रिमर्स निकल रहे हैं चारों दिशाओं में फैलेंगे। तो अब अगर हम लोग यहाँ रह रहे हैं और ये रहा एक वेव्स ऐसा भी आएगा जो इसके 90 डिग्री पर होगा। ये रहा 90 डिग्री वाला। तो क्वेश्चन बनता है कि जो ओरिजिन पॉइंट है उसे क्या बोलते हैं। और जो सीधा बिल्कुल 90 डिग्री पर है उस पॉइंट को क्या बोलेंगे। अच्छा देखो जहां से ओरिजिन पॉइंट है इसे बोलते हैं हम क्या हाइपोसेंटर। या तो हाइपोसेंटर बोलेंगे या फिर फोकस। और जो 90 डिग्री पर है उसे क्या बोलेंगे उसे बोलते हैं हम एपी सेंटर। एपी सेंटर। ये क्या है 90 डिग्री पर है। ओके। अब हम बात करते हैं कि यार जो ये सेस्मिक वेव्स हैं जो ये निकल रही ये जो निकल रही। अब यार ये अब मैंने देखा कि यार ये तो पृथ्वी की सतह तो ये रही सरफेस जो है बट ये तो अंदर है। ठीक है। फिर ये सतह पर भी आएंगी ऐसे। अब भाई जब सतह पर आएंगे तो क्या हम ये जो सेस्मिक वेव्स है इन्हें क्या डिवाइड कर सकते हैं दो पार्ट में। कौन सी पार्ट बॉडी वेव्स और सरफेस वेव्स। तो बिल्कुल कर सकते हैं। अब बॉडी वेव्स की बात करें तो बॉडी वेव्स में क्या कौन कौन सी लाइक हमने कुछ नाम दिए हुए हैं इनके जो वेव्स हैं। ओके बॉडी वेव्स ये जो बॉडी वेव्स है ये अंदर वाला। तो इसमें दो आती हैं पी वेव और एस वेव। और जो सरफेस वेव है ऊपर सरफेस पर पृथ्वी की सतह पर यहाँ इधर जो हमें फील होती है। ओके वो लव वेव और रेलेंथ वेव। अब इसी जो पी वेव है इसी को प्राइमरी और इसी को सेकेंडरी। अब इसी से क्वेश्चन है इन बॉडी वेव से। ये जो बॉडी वेव्स है लाइक प्राइमरी और ये सेकेंडरी। तो इन्हीं से वो क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन पूछा भी हुआ है भाई पीवाईक्यू में है। आपने पीवाईक्यू करे हैं तो अब देखो आज हम पी वेव्स की बात कर रहे हैं तो पी वेव्स के बारे में हम कुछ इंफॉर्मेशन जान लेते हैं। ये क्या है ये सबसे फास्ट है। और ये ऑल मीडियम में क्या कर सकती है ट्रेवल कर सकती है चाहे वो सॉलिड हो चाहे वो लिक्विड हो चाहे वो गैस हो। ओके। अब जब हम लोग लाइक शैडो जोन्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। आगे क्वेश्चन है उससे रिलेटेड भी तब मैं आपको बताऊंगा कि यार बीच में हमारे जो है वो लिक्विड भी है सेमी लिक्विड भी है सेमी सॉलिड जिसे हम बोलते हैं वो प्लेट भी है। ठीक है हम लोग उसमें डिस्कस करेंगे। यहाँ पर पहले हम अर्थक्वेक वाला सीन जान लेते हैं। ओके। तो जबकि जो सेकेंडरी वेव है स्लो देन पी ये पी से स्लो है। और ये सिर्फ और सिर्फ सॉलिड मीडियम में
क्या कर सकती है, ट्रेवल कर सकती है। समझिए, एक डिफरेंस हो गया। सेकंड, ये देखो, अगर ये पी वेव्स जो है वो कंप्रेशन, लाइक संकुचन एंड एक्सपेंशन, फैलाव, संकुचन और फैलाव की तरह ये चलती है। कैसे, देखो, ये ऐसे मैंने मान लिया, देखो ये कैसे चलेगी, ये थोड़ा इस तरीके से, फिर ये ऐसे हुई, फिर ये संकुचन होगा फिर फैल गई, फिर ये संकुचन होगा फिर फैल गई, इस तरीके से ये चलेगी। और ये जो एस वेव है ये चलेगी कैसे, एंटीक्लाइन एंड सिंक्लाइन। अब ये कैसे होती है, देखो ये है ऐसे ऊपर जा रही है, फिर नीचे आ रही है, फिर नीचे जा रही है, फिर ऊपर आ रही है, इस तरीके से। ठीक है, ये होगी एंटीक्लाइन सिंक्लाइन। अब आप खुद सोचो यार, जब जो पार्ट, अब मान के चलो ये वेव अगर ऐसे चल रही है, तो वेव की डायरेक्शन में ही तो पार्टिकल का मूवमेंट होगा। अब यहीं पर वो क्वेश्चन घुमा देता है, एक तो वेव पूछेगा और वो पार्टिकल्स का मूवमेंट पूछ लेता है। ठीक है, अब देखो वेव वेव तो हमारी चल रही है ऐसे, कंप्रेशन और एक्सपेंशन, तो पार्टिकल का मूवमेंट जिधर साइड वेव चलेगी तो पार्टिकल का मूवमेंट भी तो उधर साइड चलेगा। तो पी वेव्स में जो पार्टिकल्स का मूवमेंट है, पार्टिकल्स मूवमेंट जो होगा वो पी वेव के क्या चलेगा, पैरेलल, ये पैरेलल मूव करेगा। पार्टिकल्स की पूछ रहा हूं मैं, पार्टिकल्स की। ठीक है, हालांकि पी वेव कंप्रेशन एक्सपेंशन की तरह चलेगी, चलती है, ठीक है, बट पार्टिकल से मूवमेंट पैरेलल होगा। सेम ऐसी अगर मैं यहां पर बात करूं, अब देखो ये ऊपर जा रही तो पार्टिकल ही ऊपर जाएगा, नीचे आ रही पार्टिकल नीचे आया, ऊपर जा रही पार्टिकल ऊपर गया, नीचे आ रही पार्टिकल ऊपर नीचे आ गया। तो जो पार्टिकल का मूवमेंट है, पार्टिकल मूवमेंट जो है वो कैसे करेगा, वो चलेगा आपका परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर टू द वेव्स। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ओके, इसमें पैरेलल है और इसमें परपेंडिकुलर है। और इसे भाई हम लॉन्गिट्यूडनल वेव या फिर प्रेशर वेव भी बोलते हैं, क्योंकि देखो यहाँ प्रेशर लग रहा है ना, ये प्रेशर लग गया फिर फैल गया, फिर कंप्रेशन हुआ प्रेशर से फिर फैल गई। और इसे क्या बोल रहे हैं, इसे बोल रहे हैं ट्रांसवर्स वेव। ओके, बट अगर मैं बात करूं डिस्ट्रक्शन की, सोचो, अगर बात करो डिस्ट्रक्शन की, तो ये जो डिस्ट्रक्शन है इसका कम होता है एज कंपेयर टू एस वेव, एस वेव मोर डिस्ट्रक्ट। ठीक है, क्योंकि इसका एम्पलीट्यूड जो है वो बड़ा है। ये देखो, ये ऊपर जा रही नीचे आ रही है, ऊपर आ रही नीचे आ रही है, गैप उस तरीके से। ठीक है, और ये लाइट वाटर या वाटर पल्स की तरह मूव करती है, लाइक उसकी तरह है। तो इतना कुछ मैंने बता दिया, अब देखो क्वेश्चंस पढ़ो क्या बोल रहा है। ये बोल रहा है कि जो शैडो जोन है ऑफ सेकेंडरी वेव इज मच लार्जर देन दैट ऑफ प्राइमरी वेव्स। ठीक है, अब हम शैडो जोन भी देख लेते हैं। यहां मैंने आपको ये अर्थक्वेक वाला पूरा सिस्टम बता दिया। ठीक है, उसमें प्राइमरी वेव और सेकेंडरी वेव हो गई। अब बात कर रहे हैं हम शैडो जोन की। अच्छा, शैडो जोन के लिए मैं एक, ये अलग से ये आ गई, और यहां से हम लोग देखते हैं शैडो जोन में क्या है। देखो शैडो जोन हम लोग जब भी हम पढ़ते हैं, तो ये अगर हमारी पृथ्वी है, मैंने दो डायग्राम बना लेता हूं मैं, एक पी वेव्स के लिए और एक एस वेव के लिए। ओके, अब हमें पता है कि यार ऊपर सॉलिड है, फिर सेमी सॉलिड है, फिर लिक्विड है, फिर सॉलिड है, उस तरीके से हम लोग देखते हैं। अब यहाँ पर मूवमेंट, अब मान चलो ये पी वेव है और ये एस वेव है। ओके, और ये क्या है, ये बिल्कुल सेंटर है। ओके, ये अगर सेंटर है तो ये, और एक ये रहा, ये दोनों सेंटर, ये आउटर है और ये इनर है, तो आउटर वाला तो लिक्विड है और ये सॉलिड है। ओके, सेम ऐसे यहाँ पर ये सॉलिड और ये लिक्विड। हमने देखा है कि पी वेव जो है वो सॉलिड लिक्विड तीनों मीडियम में ग्रो कर सकती है। ओके, पता चल गया। ये अगर यहाँ का ओरिजिन पॉइंट है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि वो लिथोस्फीयर में आते हैं, तो ये ऊपर की प्लेट है, तो ये ऐसे अगर चल रही है, ठीक है, चाहे जैसे भी जाओ, मैंने आपको बता दिया इस तरीके से। अब मैंने आपको एक चीज बताई है कि अगर देखो मीडियम होते हैं, ये सॉलिड मीडियम है, ये लिक्विड मीडियम है और ये गैस है। अब खुद सोचो, सॉलिड मीडियम में अगर कोई चीज इस तरीके से चल रही है और लिक्विड में जाएगी तो वो थोड़ा डाइवर्ट होगी, फिर सॉलिड में आएगी फिर थोड़ा डाइवर्ट होगी, फिर गैस में जाएगी थोड़ा डाइवर्ट होगी। अच्छा, आपने टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पढ़ा होगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन फिजिक्स में।
जिसमें आपने देखा होगा यहाँ अगर पेड़ खड़ा हुआ है तो उसकी जो छाया है वो थोड़ा डिफरेंट बनती है, ये भी देखा होगा। ओके, ऐसी कई सारी चीजें आपने फिजिक्स में पढ़ी होंगी। अब देखो यहाँ सॉलिड है और ये लिक्विड में जा रही है तो थोड़ा सा मूव करेगी, फिर सॉलिड में है फिर थोड़ा उधर करेगी, तो ये थोड़ा एक गैप बन जाता है। तो ये जो गैप है ये इतना वाला गैप, ये ठीक है, ये ये है पी का गैप। कितने से कितने तक होता है ये? 105 से 145। अब देखो कुछ बुक्स के अंदर ये 103 भी होगा, पर उस चीज को नहीं आपको लेना है, ठीक है, क्या है क्या नहीं है। सेम ऐसे ही अब मैं बात करूं कि ये रहा एस वेव वाला। तो एस वेव में तो भाई जब ये लिक्विड है तो यहां से तो ग्रो कर ही नहीं पाएगा, तो यहीं तक ही जा पाएगी बस, ये इससे आगे तो जा ही नहीं पाएगी, इससे इससे आगे, क्योंकि लिक्विड में वो ग्रो, लिक्विड में वो क्या करता है, मूव ही नहीं करता, ट्रेवल ही नहीं कर पाएगा। तो यहां से नीचे का पूरा पूरा शेडो जोन बनेगा एस का। ओके, तो 103 या 105 से नीचे का पूरा पूरा। तो अब खुद सोचो यार, शेडो जोन इसका बड़ा है पी वेव का, एस वेव का बड़ा है, एस वेव का इतना है, तो ऑब्वियसली बात है कि एस वेव जो है सेकेंडरी वेव जो है उसका बड़ा है। और इन्हीं से ही हमें पता भी चला है, जब हम एविडेंसेस की बात करते हैं लाइक कि पृथ्वी के अंदर क्या क्या चीजें सारी सॉलिड है या लिक्विड है, या कहीं से सॉलिड है कहीं से लिक्विड है, वो सारी चीजें हमें इन वेव्स के थ्रू भी पता चलती है। पी वेव से तो हमें ये पता चलता है कि यार लाइक जो इनर कोर है वो सॉलिड भी है, ठीक है, और यहाँ एस वेव से कि आउटर कोर जो है वो हमारा लिक्विड है। तो ये हो गया शैडो जोन, ठीक है, जहां पर भूकंप की तरंग जो होती है वो रिकॉर्ड नहीं हो पाती, ठीक है। अब आ जाओ क्वेश्चन पर, ये रहा, क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि लाइक शैडो जोन ऑफ सेकेंडरी वेव इज मच लार्जर देन दैट ऑफ पी वेव, तो सही बात है, ज्यादा था। स्टेटमेंट सेकंड है, सेकेंडरी वेव कैन ट्रेवल थ्रू ओनली सॉलिड मीडियम, तो ओनली सॉलिड मीडियम ये तो सही है सेकेंडरी वेव, whereas the primary waves can travel through all mediums like gaseous, liquid और solid, तो ये तो सही है। बट क्या स्टेटमेंट सेकंड एक्सप्लेन कर रही है स्टेटमेंट वन को? बिल्कुल कर रही है, क्योंकि उसी सॉलिड मीडियम में ट्रेवल करने की वजह से ही तो उसका जो शेडो जोन है वो बड़ा बना सेकेंडरी वेव का, क्योंकि लिक्विड में ट्रेवल ही नहीं कर पाई। तो स्टेटमेंट वन इसका करेक्ट हुआ, ठीक है। तो इसमें अब देखो एक ही क्वेश्चन से आपका अर्थक्वेक भी हो गया, शेडो जोन भी हो गया, और उसमें प्राइमरी सेकेंडरी वेव वो एक्सप्लेन भी कर दी क्या क्या चीजें होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। अच्छा ये देखो, ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि ऑन विच डे ऑफ द ईयर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न रिसीव डायरेक्ट रेज टू द ऑफ द सन एंड एक्सपीरियंस लॉन्गर डेज एंड शॉर्टर नाइट्स। अच्छा, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आपने देखा होगा कि यार वो पखवाड़ा को लेकर, कि फर्स्ट हाफ ऑफ द जून, फर्स्ट हाफ सेकंड हाफ ऑफ जून, ठीक है। अब उसमें तो जो क्वेश्चन आया था वो तो ऐसे था, फर्स्ट हाफ सेकंड हाफ करके, यहाँ मैंने बना दिया ये ऐसे कि जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है। अब हम जो बात करते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न की, ओके। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जब बात करते हैं हम लोग, अच्छा ट्रॉपिक ऑफ जो कैंसर है, तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहाँ मूव करती है, कहाँ चलती है, कहाँ दिखाई देती है हमें? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न वो सदर्न हेमिस्फीयर में। और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में हम देखते हैं कि 21 जून का जो दिन होता है उस दिन सबसे मतलब लॉन्गेस्ट डे होता है, सबसे बड़ा दिन, लाइक उस पर क्या है, डायरेक्ट सनलाइट पड़ती है 21 जून को ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर। अब ऐसे ही 22 दिसंबर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पर पड़ती है, क्योंकि आप खुद सोचो ना, देखो ये अगर मैं पृथ्वी ले लूं इस तरीके से, ठीक है, ये रही हमारी इक्वेटर, ये हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ये हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ठीक है। तो मार्च और सितंबर, इस पर तो हमारा जो सन है वो चमकता है इक्वेटर पर, ठीक है। अब मार्च के बाद वो ग्रो करेगा, मार्च, अप्रैल, मई और जून, 21 जून को यहां आ जाएगा। फिर उसके बाद जुलाई, अगस्त और सितंबर, सितंबर को यहां आ गया, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, 22 दिसंबर। फिर दिसंबर से जनवरी, फरवरी और मार्च यहां आ जाएगा। तो उस तरीके से ऐसे मूव करता है, क्योंकि हमारी पृथ्वी जो है अब ऐसे थोड़ी है, बिल्कुल गोल थोड़ी है, कुछ इस तरीके से है चपटी हुई बीच में,
ठीक है। तो जो सीधी रेज जो पड़ती है यहां तक ही पड़ती है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न का। इसके बाद जो रेज है वो स्लैंट रेज है। ओके। बहुत बार हम लोग एक क्वेश्चन भी आता है कि यार अगर सीधी वेव्स पड़ रही हैं तो एरिया बहुत कम कवर करती है और स्लैंट रेज जो है वो एरिया ज्यादा कवर करती है, तो एनर्जी का जो लॉस है वो यहाँ स्लैंट रेज में ज्यादा होगा और इसमें कम होगा, क्योंकि यहाँ पर मोर एरिया कवर कर रही है तो पूरे एरिया पर थोड़ी थोड़ी जा रही है, और यहाँ पर जो सीधा अगर वर्टिकली उस पर पड़ रही है लाइक किसी एक जगह पर, तो वहां पर एनर्जी का सोर्स ज्यादा। तो ऐसे भी क्वेश्चन बनता है स्लैंट रेज को लेकर और लाइक वर्टिकल रेज को लेकर। तो ये पूरा एक कंसेप्ट हो गया। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जो है रिसीव डायरेक्ट रेज ऑफ द सन एंड एक्सपीरियंस लॉन्गर डेज एंड शॉर्टर नाइट्स। तो दिन बड़ा होगा और नाइट छोटी होगी। तो ये 22 दिसंबर है। आपने देखा भी होगा कि लाइक जब ये क्रिसमस मनाते हैं तो उसमें देखते हैं कि क्रिसमस से पहले जो 22 दिसंबर 21 दिसंबर की रात सेलिब्रेट करते हैं ना वो। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। विद रेफरेंस टू द एवोल्यूशन ऑफ द अर्थ, ओके, मतलब अर्थ जो है वो उसका एवोल्यूशन हुआ मतलब वो बनी, उसको लेकर है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अर्थ लॉस्ट इट्स प्रीमोर्डियल एटमॉस्फेयर ड्यू टू सोलर विंड। अच्छा, स्टार्टिंग में पृथ्वी थी क्या, लाइक कोई यहाँ पर लाइफ वगैरह नहीं थी, तो गैसेज वगैरह ये सारी चीजें ही थी। तो ये बोल रहा है कि लाइक अगर मैं बात करूं ये अगर हमारी अर्थ है और यहाँ इसके पूरे पूरे एटमॉस्फेयर में गैसेज ही गैसेज है। हमने बहुत बार एक बात, जब हम सन और एटमॉस्फेयर के बारे में पढ़ते हैं, तो ये अगर सन है तो यहाँ से क्या है, ये एक्सट्रीम सोर्स ऑफ एनर्जी है, तो यहाँ से सोलर विंड्स चलती है निकलती हैं। अब सोलर विंड्स जो होती हैं हम लोग बहुत बार देखते हैं कि यार हमारे अर्थ के ऊपर, जैसे रशिया के अंदर जाओगे तो वहां पर ब्लू ग्रीन कुछ इस तरह की लाइट दिखती है हमें, जैसे हम अरोरा बोलते हैं लाइक, ठीक है। अरोरा ऑस्ट्रेलिस, अरोरा बोरेलिस, ठीक है, ऑस्ट्रेलिस साउथ में और अरोरा बोरेलिस ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। तो ये जो सोलर फ्लेयर्स हैं ये इन्होंने क्या किया कि इन्होंने जो एटमॉस्फेयर की यहाँ यहाँ पर क्या थी, गैसेज वगैरह प्रेजेंट थी, तो उनको खत्म कर दिया, रिस्टोर कर दिया। तो यही चीज यहाँ पर बोल रही है कि अर्थ लॉस्ट इट्स प्रीमोर्डियल एटमॉस्फेयर, जो पहला जो एटमॉस्फेयर था वो लॉस्ट हो गया ड्यू टू सोलर विंड्स, क्योंकि सोलर विंड्स चली और उन्होंने गायब किया उसे, खत्म किया। तो ये तो सही है। सेकंड है द डेंसिटी ऑफ द अर्थ फॉर्मिंग मटेरियल राइजेज फ्रॉम द क्रस्ट टू द कोर। अच्छा देखो, हम लोग बहुत बार देखते हैं कि जब हम कॉन्टिनेंट और ओशियन की बात करते हैं तो कॉन्टिनेंट किससे बना है, सियाल से, और जो हमारा ओशियन है वो किससे है, वो सीमा। तो एल्युमिनियम सिलिकॉन और एल्युमिनियम और सिलिकॉन और मैग्नीशियम, तो मैग्नीशियम वाला पोर्ट पार्ट जो है वो भारी है, ठीक है। तो जो भारी मेटल्स है, हैवी मेटल्स जो है, ठीक है, वो क्या है। अब मान के चलो अगर मैं ये क्या है, ये हैवी है और ये लाइट है, इन दोनों को अगर इक्वली में रख दूं तो नीचे कौन जाएगा, अगर मैं पानी में डालूं तो नीचे कौन जाएगा, सबसे नीचे बिल्कुल हैवी वाला चला जाएगा और ये लाइट वाला ये ऊपर रह जाएगा। सेम यही चीज यहाँ पर बोली जा रही है कि डेंसिटी जो है अर्थ फॉर्मिंग मटेरियल्स की राइजेज फ्रॉम द क्रस्ट टू द कोर। तो क्रस्ट से, अगर क्रस्ट पर यहाँ पर लाइट मटेरियल है तो नीचे जैसे जैसे जाते जाएंगे तो हमें हैवी मटेरियल मिलेगा ना। तो ये चीजें, जो डेंसिटी है वो क्रस्ट से कोर की ओर क्या करती है, राइज होती जाती है मटेरियल्स की, तो ये बढ़ रही है नीचे, हैवी मेटल है, और अपर में लाइक ऊपर सरफेस पर लाइट मटेरियल है। सेकंड स्टेटमेंट सही है। थर्ड है ओशियंस वर क्रिएटेड एज ए रिजल्ट ऑफ रेन वाटर कलेक्टिंग इन डिप्रेशंस ऑन द अर्थ सरफेस। तो ये सही है बिल्कुल, जो ओशियंस वगैरह हैं जो हमारे क्रिएट हुए वो लाइक रेन वाटर कलेक्टेड जो हुआ, क्योंकि कहीं ना कहीं से पानी, जैसे मान चलो ये रेन हुई यहाँ पर नीचे, यहाँ पर थोड़ा पानी इकट्ठा हुआ, फिर यहीं से इवेपोरेट होके वो वापस से बादल बने, पानी फिर वहीं प्रेसिपिटेशन हुआ। तीनों स्टेटमेंट हमारी ये यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है, ये बोल रहा है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। द मूवमेंट ऑफ टेक्टोनिक प्लेट्स इज ड्राइवन बाय कन्वेक्शन करंट इन द अर्थ मेंटल। ठीक है। अर्थ के मेंटल के अंदर हम लोग बात करते हैं कि एक जो टेक्टोनिक प्लेट्स हैं वो मूव करती रहती हैं, बिल्कुल ठीक। अच्छा, ये जो कन्वेक्शन करंट्स वाली बात है, ठीक, मेंटल के अंदर जो अर्थ मेंटल पार्ट है, तो वो दिया किसने था, आर्थर होम्स ने बताया था ये सारी चीजें कि भाई जो अर्थ का मेंटल वाला पार्ट है उसमें क्या है, रेडियो एक्टिव मटेरियल्स वो प्रेजेंट है, और वो क्या करते हैं, अपनी खुद की एनर्जी जनरेट करते हैं। अब जब खुद की एनर्जी जनरेट करेंगे तो वहां पर जो उनका पार्टिकल्स है उसमें मूवमेंट होगा,
वो ऐसे वाइब्रेट करेंगे तो चलना स्टार्ट होगा, कोई इधर जा रहा है कोई इधर जा रहा है उस तरीके से। तो डाइवर्जन कन्वर्जन दो मूवमेंट है टेक्टोनिक प्लेट्स के, ड्राइवन बाई कन्वेक्शन करंट, तो कन्वेक्शन करंट की वजह से है, बिल्कुल सही है। ठीक है, और चलता कहाँ है, अपर मेंटल में। सेकंड है कि सबडक्शन जोन्स आर कॉमनली एसोसिएटेड विद डाइवर्जन डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज। अच्छा कन्वर्जेंट, अब खुद देखो सबडक्शन, हम लोग एक चीज पढ़ते हैं लाइक कोई प्लेट है, देखो ऐसे प्लेट है, ये मैंने दो प्लेट ले ली, ये प्लेट वन है पृथ्वी अर्थ पृथ्वी, और ये प्लेट टू है। अगर ये एक दूसरे के, ये बोल रहा है डाइवर्जेंट, तो डाइवर्जेंट का मतलब है सीधा एक दूसरे से दूर जा रही है, ये इधर जा रही है ये इधर जा रही है। तो क्या है सबडक्ट, सबडक्ट का मतलब है एक प्लेट दूसरी प्लेट के नीचे धस गई इस तरीके से। अगर ये प्लेट ऐसे है और ये ऐसे है, तो ये दूसरी प्लेट के नीचे धस जाना, तो ये सबडक्शन जोन है। बट यहाँ पर तो वो प्लेट दूर जा रही है, तो होगी कब, अगर मैं कन्वर्जेंट की बात करूं, ये प्लेट वन है ये प्लेट टू है, और यहाँ कन्वर्जेंट हो रहा है, तो ये प्लेट इसके पास और ये प्लेट इसके पास, तो ये जो प्लेट है ये नीचे धस जाएगी, सीधी सी बात है। जो भारी प्लेट रहेगी वो नीचे गई, जो हल्की है वो ऊपर उठ जाएगी, समझ गए। तो ये क्या है, ये जो जोन है यहाँ पर जो बना वो है सबडक्शन जोन। ओके, सब सबडक्ट या बेनियोक जोन भी कहते हैं, ठीक है, जहां पर प्लेट जो है नीचे धसती है, समझ गए। बेनियोक जोन भी इसे बोलेंगे, यहाँ सिर्फ सबडक्शन जोन नहीं है, बेनियोक जोन, बेनियोक जोन, ठीक है। तो जब हम प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी पढ़ते हैं तो उसमें हम लोग डाइवर्जेंस कन्वर्जेंस के बारे में पढ़ते हैं, कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट का, कॉन्टिनेंट ओशियन का, ओशियन ओशियंस का, ठीक है। तो ये डाइवर्जेंट नहीं होगी, ये कन्वर्जेंट से होगी। तो सेकंड, तो इसमें पूछा देखो नॉट करेक्ट है, ये भी चीज ध्यान रखनी है, क्या पूछा नॉट करेक्ट, तो सेकंड वाला नॉट करेक्ट है, फर्स्ट वाला करेक्ट है। ओके, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये रहा कि विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ वॉल्केनोज is characterized by eruptions of cooler and more viscous lava than basalt, often resulting in explosive eruptions and is known for forming layers of pyroclastic material in acid। अच्छा ठीक है, इसकी हिंदी पढ़ते हैं हम लोग। तो ये कुछ कुछ बोल रहा है कि यार जो वोल्केनोज के टाइप्स के बारे में है, उसमें हम देखते हैं कि यार eruptions हो रही है, फिर वो ठंडा हो जा रहा है, बट वो क्या है कि मोर विस्कस है। अब देखो ये, अगर मैं एक वेलकोनो बना दूं, ठीक है, अगर यहाँ से ऐसे एरप्शन हो गई इसमें, तो लावा जो निकल रहा है ना, वो क्या है, वो मोर विस्कस है, वो ज्यादा दूर जा ही नहीं पा रहा। मान चलो यहाँ तक चला गया, इधर था इधर चला गया, बस ज्यादा दूर जा ही नहीं रहा, क्योंकि इतना गाढ़ा है कि उसे चला ही नहीं जा रहा, मोर विस्कस। और मोर विस्कस की जगह लेस विस्कस होगा, तो ये यहाँ तक ऐसे ऐसे फैल जाता, बिल्कुल चलता रहता, बिल्कुल पतला। तो मोर विस्कस का मतलब है गाढ़ा, देन बेसाल्ट। अब हम जब लोग लावा की बात करते हैं, लावा, तो हम बात करते हैं बेसाल्टिक लावा, एसिडिक लावा और बेसाल्टिक। तो एसिडिक लावा और बेसाल्टिक लावा। अब यहां पर कह रहा है कि मोर विस्कस देन बेसाल्टिक, तो सीधा मतलब जो एसिडिक लावा है वो क्या है, मोर विस्कस है, और ये लेस विस्कस है, ठीक है। अब हम पहले लावा के बारे में पढ़ लेते हैं, लावा, एसिडिक लावा और बेसाल्टिक लावा। तो एसिडिक लावा क्या है, मोर विस्कस है, तो मोर विस्कस है तो फ्लो इसका कैसा होगा, कम होगा। फ्लो कम है तो कलर कैसा होगा, कलर ब्राइट होगा, ठीक है। हाई विस्कस है। अब ये विस्कस क्यों है इतना, मतलब मोर विस्कस ज्यादा गाढ़ा क्यों है, रीजन तो ये भी है, एक जानना जरूरी है। अब देखो इसमें क्या है कि जो सिलिका है वो ज्यादा है, और जो मेटेलिक मटेरियल है वो कम है, क्योंकि सिलिका गाढ़ा होता है। सेम ऐसे ही जो बेसाल्टिक लावा है उसका फ्लो क्या होगा, फ्लो ज्यादा होगा, और ये ब्लैक होगा कलर में। आपने देखा होगा बेसाल्टिक लावा से लाइक ब्लैक कलर में है, तो ब्लैक मिट्टी जो पठार वगैरह बना हुआ है, ओके। आपने देखा होगा जो हमारे प्लेट्यू की बात करते हैं, ठीक है, दक्कन प्लेट्यू, और यहाँ पर जो सिलिका है वो कम होगा, और मेटेलिक मटेरियल जो है वो ज्यादा होगा, तो फ्लो ज्यादा है। और फिर क्रिस्टल्स की बात की जाती है, तो एसिडिक लावा जो क्रिस्टल है, अब ज्यादा विस्कस है तो क्रिस्टल भी ज्यादा बनेंगे, और यहाँ पर जो क्रिस्टल्स हैं वो कम बनते हैं। अब खुद सोचो, ये बोल रहा है कि मोर विस्कस, अब इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं,
अगर मैं एसिडिक लावा वाले की बात करूं तो उसमें एग्जांपल है लाइक कहीं जा ही नहीं रहा ये, अगर मैंने वॉल्केनो बना दिया, ठीक है, इस तरीके से, तो ये ज्यादा दूर तक जा ही नहीं रहा, तो इसे बोल रहे हैं इस तरीके से क्या, एक तो स्ट्रेटो वॉल्केनो, फिर उसे बोल रहे हैं कंपोजिट वॉल्केनो, कंपोजिट वॉल्केनो, फिर जो बेसिक लावा से बना है, एसिडिक लावा या बेसाल्टिक या बेसिक लावा जिसे हम बोल रहे हैं, ठीक है, उससे इस तरह का जो सील्ड टाइप बनता है तो उसे सील्ड बोलते हैं, ठीक है। तो ये सील्ड वाला यहाँ पर दिया हुआ ये तो है नहीं, क्योंकि ये तो भाई किससे बनेगा, बेसाल्टिक से है, लेस विस्कस, क्योंकि फैल गया ज्यादा दूर तक, तो इस तरह से एक सील टाइप बन गई। और ये सिंडर कौन, लावा डोम्स, ये तो भाई सिंडर कौन क्या है, लावा कम है, धूलकण ज्यादा है, वेंट जो ये जो वेंट वाला पार्ट है ना, ये जो निकल रहा है यहाँ से, तो इसके चारों तरफ राख धूलकण ये जमा हो गई, ऊंचाई कम होती है इसकी, तो ये भी नहीं है, तो मेन होगा हमारा कंपोजिट वोल्केनो जिसका मैंने नाम बताया, या फिर कंपोजिट की जगह स्ट्रेटो वोल्केनो आ जाता तो भी वो आंसर इसका होगा। और रही बात इसकी कि ये लावा डोम्स है, तो आपने डोम्स वगैरह देखा होगा, ये इस तरीके से, ये क्या है, ये इंट्रूसिव लैंडफॉर्म है, ये एक्सट्रूसिव है, बाहर बन रहे हैं, और लावा डोम्स इंट्रूसिव लैंडफॉर्म अंदर की तरफ, जिसमें हम सिल डाइक, सिल मीन्स हॉरिजॉन्टल, डाइक मीन्स वर्टिकल, फैकोलिथ लेकोलिथ लेफोलिथ, ठीक है, बैथोलिथ, उसके बारे में पढ़ते हैं, वो है लावा डोम्स के अंदर। तो इसका आंसर पता चल गया, कंपोजिट वोल्केनो है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट ये रहा, देखो क्या बोल रहा है ये, कि जो वोल्केनोज है आर जनरली नॉट लोकेटेड अराउंड द ट्रांसफॉर्म बाउंड्रीज, ठीक है भाई। अब देखो ये क्वेश्चन वहीं से है जो मैंने अभी आपको बताया कि यार ये हमारा कन्वर्जेंट बाउंड्री है, डाइवर्जेंस बाउंड्री है, और ये ट्रांसफर बाउंड्री है। हम लोग देखो कन्वर्जेंट बाउंड्री जो है, ठीक है, उसके बारे में पढ़ते हैं, डाइवर्जेंट के बारे में पढ़ते हैं, और ट्रांसफॉर्म। कन्वर्जेंट में क्या हो रहा है, एक प्लेट दूसरी प्लेट के पास आ रही है, तो मेनली डिस्ट्रक्शन हो रहा है या फिर कंस्ट्रक्शन हो रहा है, कुछ बन रहा है या खत्म हो रहा है, आप खुद ये सोचो। जब कन्वर्जेंट बाउंड्री पर आ रही है तो क्या कुछ बन रही है या कम हो रही है, आप ये सोचो, बताओ क्या हो रहा है ऐसे, हैं। और सेम यही चीज अगर मैं आपसे ये पूछूं डाइवर्जेंट बाउंड्रीज के बारे में, तो डाइवर्जेंट बाउंड्री बताओ। देखो जो कंस्ट्रक्टिव, ये जो डाइवर्जेंट बाउंड्री है, ये दूर जा रही है, ये एक प्लेट इधर है, लाइक नहीं, ये एक प्लेट इधर है और एक प्लेट इधर है, तो यहाँ क्या बना, ये जो एरिया है ये बना, तो ये है डस्ट, ये जो है ये कंस्ट्रक्टिव मार्जिन है, और ये डिस्ट्रक्टिव है, क्योंकि एक दूसरे के पास आ रही है तो डिस्ट्रक्ट कर रही है ना, एक दूसरे को खत्म कर रही है, और यहाँ पर दूर दूर जा रही है तो कुछ और चीज बन रही है। बट ट्रांसफर बाउंड्री में क्या है कि ये तो ना तो डिस्ट्रक्टिव है और ना ही कंस्ट्रक्टिव है, इसमें ना निर्माण हो रहा है ना कोई खत्म हो रहा है, तो वो चीज है। अब यही सी चीज को लेकर ये क्वेश्चन है कि लाइक स्टेटमेंट वन, वॉल्केनोज आर जनरली नॉट लोकेटेड अराउंड द ट्रांसफॉर्म बाउंड्रीज, ठीक है, ट्रांसफॉर्म बाउंड्रीज के आसपास वॉल्केनोज वगैरह हमें नहीं मिलते हैं जनरली, ज्यादातर हमें ये मिलेंगे कंस्ट्रक्टिव या डाइवर्जेंट, सी और डी में मिलते हैं। तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपकी सही है। सेकंड बोल रहा है कि एट ट्रांसफर बाउंड्रीज टेक्टोनिक प्लेट्स स्लाइड horizontally past one another resulting in neither creation nor destruction of the earth crust। जो प्लेट जो ट्रांसफॉर्म बाउंड्रीज है वो टेक्टोनिक प्लेट स्लाइड्स करती है हॉरिजॉन्टली। देखो यार आप खुद सोचो, आप देखो यहाँ पर कुछ चीजें हो सकती है, देखो हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली भी। देखो ये एक प्लेट ऐसे है, मैंने मान लिया ये प्लेट है और ये चीज है, ये कंस्ट्रक्टिव कर रही है, बट यहीं पर अगर कोई एक और प्लेट है, ये रही, और ये दूर जा रही है, तो यहाँ पर तो क्या हो गया, यहाँ क्या डाइवर्जेंट है, यहाँ कन्वर्जेंट बाउंड्री होगी। सेम ऐसे ही अगर कोई चीज है, ये ऐसे हो सकता है कि लाइक ये जो प्लेट है ये ऐसे इधर मूव कर रही है, और ये जो प्लेट है ये इधर मूव कर रही है, तो ये जो बाउंड्री है ये ट्रांसफॉर्म बाउंड्री हो गई ना, ये है, ठीक है। तो ये क्या होगी, या तो परपेंडिकुलर या इस तरीके से, अब देखो ये इस तरीके से बाउंड्री है, ये इधर जा रही है ये इधर जा रही है, ना तो निर्माण हुआ ना कुछ खत्म हो रहा है इसमें। तो सेकंड स्टेटमेंट आपकी सही है, तो ये दोनों स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है, ठीक है। तो इसे कंजर्वेटिव मार्जिन्स बोलते हैं, ठीक है। ना तो विनाश होता है ना कुछ मतलब कुछ बनता है, क्योंकि एक ही टाइम पर ज्यादा लावा नहीं निकल पा रहा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं हम लोग। ये बोल रहा है कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द इक्वेटर
रिसीव्स कंपैरेटिवली लेस इंसोलेशन देन द ट्रॉपिक्स। क्या बोल रहा है भाई ये बोल रहा है कि जो इक्वेटर है वो टॉपिक्स के अकॉर्डिंग, देखो ये मैंने अर्थ बनाई, ये हमारा क्या है, इक्वेटर हो गया, और ये हो गया ट्रॉपिक्स, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है, या फिर और ट्रॉपिक्स लगा लो। तो ये जो इक्वेटर वाला पार्ट है, सॉरी ट्रॉपिक वाला, तो जो इक्वेटर है यहाँ पर ज्यादा क्या होगा, सनलाइट आएगी। अगर मैं सन बना दूं, ये रहा हमारा सन, तो ये बोल रहा है कि यहाँ पर ज्यादा जाएगी एज कंपेयर टू ट्रॉपिक्स। बताओ क्या है सही है? इक्वेटर रिसीव्स कंपेरेटिवली लेस इंसोलेशन देन द ट्रॉपिक्स। इक्वेटर रिसीव्स कंपेरेटिवली लेस, इक्वेटर पर कम रहेगी, लेस इंसुलेशन देन द ट्रॉपिक्स, ट्रॉपिक्स से, तो ये तो सही है। क्योंकि आप खुद सोचो यार, देखो यहाँ पर जो भी चीजें आ रही हैं, ठीक है, इक्वेटर पर, तो इक्वेटर पर जो है वहां पर एवोपरेशन ज्यादा हो रहा है, एवोपरेशन ज्यादा है, बारिश ज्यादा हो रही है, बारिश ज्यादा है, क्लाउड ज्यादा बन रहे हैं, तो क्लाउड्स की वजह से यहाँ पर अब सनलाइट जो आएगी उसे तो रोक लेंगे ना क्लाउड्स। आप खुद सोचो, वो नीचे तक आने ही नहीं देंगे, बट यहाँ पर ट्रॉपिक्स पर ऐसा कुछ है नहीं, तो ये चीज सही है। ओके, यहाँ पर सेकंड है कि ए साइजेबल पोर्शन ऑफ इनकमिंग सोलर रेडिएशन इज लॉस्ट व्हाइल पासिंग थ्रू द एटमॉस्फेयर ड्यू टू एब्जॉर्प्शन ऑफ क्लाउड्स। सेम यही चीज यहाँ पर बताई मैंने कि भाई इक्वेटर पर क्लाउड्स बने, इवेपोरेशन हुआ, ऊपर क्लाउड्स बने, क्लाउड्स बने, बारिश हुई, और यही जो यहाँ से सनलाइट जो जाएगी, अब ये उसे रोक लेंगे ना, खुद खुद तो एब्जॉर्ब करेंगे, क्योंकि व्हाइट कलर में है, और व्हाइट चीज आपको पता है, जैसे स्नो हो गई, आइस कैप्स हो गई, तो वो क्या करती हैं, उसे डाइवर्ट कर देती हैं, ट्रांसफर वापस। तो सेम चीज यही है, तो दोनों स्टेटमेंट आपकी सही है। ओके, और वो एक्सप्लेन भी कर रहा है कि किस वजह से ऐसा है, तो रीजन तो है ये सब। नेक्स्ट है, नेक्स्ट बोल रहा है कि भैया कार्बन डाइऑक्साइड कंट्रीब्यूट्स टू द ग्रीन हाउस इफेक्ट। अच्छा देखो, अब यहाँ पर एक चीज आपको याद आ रही होगी कि यार ये क्वेश्चन जो है कुछ कुछ किया है हमने, क्योंकि ये पेपर में आया है। अब यहाँ पर आपका माइंड की जो प्रेजेंस है वो यहाँ पर काम आएगी, कि ये किया तो है, पर ये क्या वास्तव में है, कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो कार्बन डाइऑक्साइड कंट्रीब्यूट करती है ग्रीन हाउस गैस, ग्रीन हाउस इफेक्ट में, प्राइमरली बाय द एब्जॉर्प्शन ऑफ आउटगोइंग टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। स्टेटमेंट सेकंड है कि कार्बन डाइऑक्साइड इज ट्रांसपेरेंट टू इनकमिंग सोलर रेडिएशन बट ओपेक टू आउटगोइंग टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। बताओ भाई। अच्छा, अब आपको याद आ रहा होगा कि मैंने इसका कंपैरिजन CO2 का वाटर वेपर से करवाया था, वेपर से, वाटर, वाटर वेपर, ठीक है, दोनों में एक छोटा सा डिफरेंस भी बताया था मैंने, आपको याद है? चलो देखो, ये अगर मैं अर्थ मान लूं, ठीक है, और यहाँ इस तरीके से, ऐसे क्या है, ये सरफेस है और यहाँ एटमॉस्फेयर है इसका। अब देखो यहाँ क्या है कि ये सन है, ये मैंने सन बना दिया, ये इस तरीके से, तो सन से जो ये आ रही है, ये रेज, इन्हें क्या बोलेंगे, लॉन्ग वेव या शॉर्ट वेव? शॉर्ट वेव से, तो ये तो पास हो गई, ये जो एटमॉस्फेयर, यहाँ जो एटमॉस्फेयर प्रेजेंट था, ये रहा, इससे पास हो गई। बट यहाँ जब अर्थ ने जितनी हीट लेनी थी वो ले ली, अब वापस जब हीट निकाल रही है, ये यहाँ से वापस जो हीट निकाल रही है, इसे बोल रहे हैं क्या, इसे बोल रहे हैं जो वापस निकाल रही है लॉन्ग वेव्स। तो इन्हें क्या कर रही है, ये जो CO2 है इन्हें रोक लेती है, यहाँ से आगे नहीं जाने देती। अब जिसकी वजह से एक डॉम जैसी कंडीशन बन जाती है, और यहाँ पर ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से क्या है, वार्मिंग, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती है। पढ़ा होगा आपने इन्वायरमेंट में भी। तो सेम चीज यहाँ पर बोल रहा है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो कंट्रीब्यूट करती है ग्रीन हाउस इफेक्ट में, सही है, बाई द एब्जॉर्प्शन ऑफ आउटगोइंग, तो ये तो बाहर जा रही है ना, ये जो मैंने बताया था आपको, ये तो बाहर जा रही है, क्योंकि जो इनकमिंग सोलर रेडिएशन है उन्हें बोल रहे हैं हम शॉर्ट वेव, और जो आउटगोइंग है उन्हें बोल रहे हैं हम लॉन्ग वेव्स। तो आउटगोइंग टेरेस्ट्रियल रेडिएशन, ये तो सही है। सेकंड, ट्रांसपेरेंट है इनकमिंग सोलर रेडिएशन के लिए, बिल्कुल सही है, आने दिया उन्हें। और ओपेक्यू है, एक अवरोध पैदा करती है, एक बाधा बनती है, आउटगोइंग टेरेस्ट्रियल रेडिएशन, तो ये भी सही है, एक्सप्लेनेशन भी है, तो ये फर्स्ट स्टेटमेंट आपकी करेक्ट होगी।
नेक्स्ट है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इक्वेटर रिकॉर्ड्स द हाईएस्ट टेम्परेचर ऑफ ओशियन वाटर ड्यू टू डायरेक्ट सनलाइट। अच्छा, ये भी मैंने आपको करवाया था फर्स्ट क्लास में, कि जो इक्वेटर है वो रिकॉर्ड करती है हाईएस्ट टेम्परेचर। अब यार खुद देखो, अभी मैंने आपसे 2 क्वेश्चन पहले ही एक चीज बताई है कि अगर ये पृथ्वी है, यहाँ पर इक्वेटर वाला पार्ट है, तो यहाँ पर अगर सनलाइट आ भी रही है तो वो ज्यादा, ना तो सनलाइट ज्यादा पहुंच पाएगी और ना वो क्या करेगी, टेम्परेचर ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्लाउड्स हैं, वो रोक लेते हैं। अब देखो, अर्थ रिकॉर्ड द हाईएस्ट टेम्परेचर, गलत है ये तो, इक्वेटर, क्योंकि इससे ऊपर यहाँ पर हाईएस्ट टेम्परेचर रिकॉर्ड होगा। तो फर्स्ट स्टेटमेंट गलत हो गई, ये गलत, ये गलत। दो करेक्ट है। द विंड ब्लोज फ्रॉम द लैंड टुवर्ड्स द ओशियन ऑफ वेलिंग ऑफ कोल्ड वाटर फ्रॉम बिलो। अब यार खुद देखो, अगर यहाँ से कोई विंड चल रही है और यहाँ पर कोई ओशियन है इस तरीके से, तो ये विंड चल रही है, तो यहाँ का जो पानी है, ये जो गर्म वाटर है, जो लैंड से कनेक्ट हुआ कॉन्टिनेंट से, अब इसे क्या ले जाएगा, अपने साथ बाहर ले जाएगी, और ये जो वेस्ट वाला पार्ट है यहाँ पर इकट्ठा कर देगी। तो यहाँ से जो ठंडा वाटर है नीचे का, वो अपफिल हो जाएगा, बाहर आ जाएगा। तो ये सही है। थर्ड, गल्फ स्ट्रीम लोअर। अरे भाई, गल्फ स्ट्रीम हमें पता है कि वो क्या है, हॉट है, तो लो कहाँ से कर देगी टेम्परेचर को, वो तो इंक्रीज कर देगी ना। तो थर्ड भी गलत है, तो सेकंड आपका करेक्ट है। तो गल्फ स्ट्रीम इंक्रीज कर देगी टेम्परेचर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद रेफरेंस टू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल अक्रॉस द वर्ल्ड, रेनफॉल के डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर बात की जा रही है। रेनफॉल जनरली डिक्रीज, कम हो जाएगी, एज वन मूव्स अवे फ्रॉम द इक्वेटर टुवर्ड्स द पोल। तो बिल्कुल सही है, क्योंकि इक्वेटर पर मैंने आपको बताया, इक्वेटर पर रेनफॉल ज्यादा होगी, ठीक है, वाटर, पानी ज्यादा है, एवपोरेशन ज्यादा हो रही है एज कंपेयर टू पोल्स। सही है। सेकंड है कि रेनफॉल इज मोर ओवर द लैंड मास देन ऑन द ओशियन ऑफ द वर्ल्ड। रेनफॉल इज मोर ओवर द लैंड मास, जो कॉन्टिनेंट वाला पार्ट है उस पर ज्यादा होती है एज कंपेयर टू ओशियंस। गलत है भाई, खुद सोचो, ये लैंड मास है और ये ओशियन है। आप सोचो, जब रेनफॉल करनी है तो इवेपोरेशन जरूरी है ना। अब यहाँ पर कोई वाटर बॉडी प्रेजेंट ही नहीं है, तो यहाँ पर कहाँ से बारिश ज्यादा हो जाएगी, और यहाँ पर तो पानी है, ये रहा, इवेपोरेट होगा, बादल बनेंगे, बारिश होगी। तो ओशियंस में ज्यादा बारिश होगी, ना कि लैंड मास पर। सेकंड गलत है। अच्छा देखो, वो जो शॉर्ट वेव लॉन्ग वेव वाली जो चीजें हैं, वो कई बार पूछी जा चुकी है, सीएपीएफ के एग्जाम भी आप लोग एप्लीकेशन स्टार्ट हो गए हैं, तो उसमें पूछ सकते हैं, सीडीएस वाले में भी या किसी में भी, और ऑलरेडी पूछे हुए हैं, तो थोड़ा ज्यादा ध्यान देना है। एंड थर्ड, inland region of continents tend to experience higher rainfall as compared to coastal areas। तो जो लाइक कॉन्टिनेंट वाला पोर्शन है, वहां पर क्या होता है, रेनफॉल ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू कोस्टल एरिया। तो गलत है भाई, आप खुद सोचो, यहाँ कोस्टल एरिया ये रहा, कॉन्टिनेंट से कनेक्ट है, यहाँ पर ज्यादा बारिश होगी या भीतर वाला एरिया जो है ये यहाँ पर, गलत हो गया ना। तो ओनली वन आपका करेक्ट हुआ। तो कॉन्टिनेंट जो ये कोस्टल एरिया है, यहाँ पर बारिश ज्यादा होगी, ओशियंस में बारिश ज्यादा होगी एज कम्पेयर टू कॉन्टिनेंट। ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट है कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। स्टेटमेंट वन बोल रहे हैं, कोरलिस फोर्स डिफ्लेक्ट द विंड टू द राइट डायरेक्शन इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। ओके, भाई ये बोल रहा है कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्या होगा, कि जो विंड है वो क्या कर देगी, नॉर्थ, जो राइट डायरेक्शन में क्या हो जाएगी, डिफ्लेक्ट हो जाएगी, एंड टू द लेफ्ट इन द सदर्न हेमिस्फीयर, और साउथ हेमिस्फीयर में अपने लेफ्ट। तो क्या ये सही है? अब देखो, मैं अगर, ये एक डायग्राम हो गया, ठीक है, ये इक्वेटर हो गई, और ये हो गया आपका टीओसी, और ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। देखो थोड़ा ज्यादा गलत बना दिया मैंने, चल ठीक है, काम चला लो। अब देखो, विंड अगर ये हाई प्रेशर, देखो यहाँ पर लो प्रेशर है, यहाँ हाई प्रेशर है, विंड का मूव कैसे होगा, हाई से लो, ऐसे, इस तरीके से, हाई है इधर, बट पृथ्वी मूव कर रही है वेस्ट टू ईस्ट, तो वेस्ट टू ईस्ट चल रही है, तो ये जो विंड है, ये जो हवा है, ये ऐसे सीधा ना आके क्या करेगी, ये डाइवर्ट हो जाएगी ऐसे अपने राइट डायरेक्शन में। अब इसका राइट कैसे, किधर होगा, इधर होगा, इसका राइट किधर होगा, इधर होगा, ठीक है, इसका राइट डायरेक्शन में इधर, और ये इधर। ओके,
तो इस तरीके से ये मूव करेंगे। अब देखो, अब क्या होगा, अपने जिस दिशा में वो चल रही है उसके राइट डायरेक्शन। अब ये हो गया, देखो ये बोल रहे हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में वो करेगी अपने राइट डायरेक्शन में, ये रहा राइट, और लेफ्ट टू द सदर्न हेमिस्फीयर। अब देखो ये लेफ्ट है बिल्कुल, सदर्न हेमिस्फीयर अगर मैं यहाँ खड़ा हूँ तो ये लेफ्ट होगा। ओके, सेम ऐसी चीज होगी। तो ये सही है फर्स्ट स्टेटमेंट। सेकंड है कि द रिवॉल्यूशन ऑफ द अर्थ इज द प्राइमरी कॉज ऑफ द डायरेक्शन ऑफ विंड। अब यार डायरेक्शन आपको सोचो, रिवॉल्यूशन क्या होगा, सन के चारों तरफ घूम रही है वो, तो क्या उस वजह से होगा, या फिर रोटेशन जो अपने ही अक्ष पर घूम रही एक्सिस पर। तो गलत है, रिवॉल्यूशन नहीं होगा यहाँ पर, रोटेशन होगा। ठीक है। थर्ड है कोरिलेशन फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एंगल ऑफ लैटिट्यूड। तो ये सही है भाई, जो एंगल्स वगैरह है, तो लाइक अगर मान के चलो कोरिलेशन फोर्स है, ये पास पास में है तो कोरिलेशन फोर्स ज्यादा होगा। सेम ऐसे ही कि कोरिलेशन फोर्स जो है वो पोल्स पर ज्यादा है, ठीक है, और यहाँ पर इक्वेटर पर एबसेंट है ही नहीं। तो क्या बोल रहा है कि ओनली वन ऑफ द स्टेटमेंट 2 and 3 आर करेक्ट, दैट एक्सप्लेन स्टेटमेंट 1। तो बिल्कुल सही है, ठीक है, बट आंसर होगा इसका डी, क्योंकि एक्सप्लेन नहीं करा ना उस तरीके से कि इस वजह से ये राइट डायरेक्शन में होगा या पर उस वजह से लेफ्ट डायरेक्शन में होगा। तो आंसर है डी। नेक्स्ट है कि द ग्रेविटेशनल पुल एंड द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऑफ द मून, सन, मून एंड अर्थ आर रेस्पॉन्सिबल फॉर क्रिएटिंग द टाइडल बल्ब। जो लाइक आपने देखा होगा, जो टाइड्स वगैरह आते हैं, ठीक है, सुनामी वगैरह आती है, तो उनको लेकर, तो इनका जो अच्छा देखो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है। अगर ये देखो ये सन है या फिर या मून लगा लो, ठीक है, तो यहाँ ये इस तरीके से मैंने पृथ्वी बना दी इस तरीके से, ठीक है, इधर एरिया में जो ये ऊपर उठी, तो ये तो है ग्रेविटेशन की वजह से, बट इसके कंपैरिजन में इसको शांत करने के लिए यहाँ पीछे इसके बैक में वे उठी ऊपर, ठीक है, उसे बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। समझ गए? तो ये तो सही है बिल्कुल। सेकंड है स्प्रिंग टाइड अकर्स व्हेन द सन एंड मून आर एट राइट एंगल। अच्छा राइट एंगल कब होगा, अगर माने चलो ये हमारी अर्थ है, ठीक है, और ये हमारा मून है, और ये हमारा सन है, तो इस तरीके से राइट एंगल, तो क्या ये स्प्रिंग टाइड होगी? नहीं भाई। अब देखो ये अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, ये अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो ये नेपेटाइड होगी जो छोटी है, बड़ी वेव्स नहीं, छोटी, ठीक है, तो छोटी टाइड, तो ये तो गलत हो गया। और सेम यही है अकर्स होगा अरेंज इन ए स्ट्रेट लाइन, अगर स्ट्रेट लाइन में कर दिया जाए, ये अर्थ हो गई, ठीक है, ये मून हो गया, और यहाँ पर ये सन लगा लो, या पर यहाँ पर सन लगा लो, ठीक है, उस तरीके से, तो इसमें ये स्प्रिंग टाइड होगी। अगर स्ट्रेट लाइन में है तो स्प्रिंग टाइड। आप उस तरीके से याद रखना कि स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट एस से स्प्रिंग, ओके, नेपेटाइड में वो क्या होगी, लाइक राइट एंगल्स पर होगा। तो ये दो स्टेटमेंट तो आपकी गलत होगी, क्योंकि ये एक दूसरे के कॉन्ट्राडिक्टरी है, ठीक है, अपोजिट में है, ठीक है। तो neither statement 2 और neither statement 3 आर करेक्ट, ओनली वन इज करेक्ट। तो आंसर होगा डी। नेक्स्ट, अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन आया हुआ है भाई करंट्स को लेकर, बहुत बार पूछा भी जाता है कि लेब्राडोर करंट, बहुत बार वो लाइक किसी न किसी डेजर्ट का नाम ले देंगे कि कालाहारी डेजर्ट हो गया, ठीक है, यहाँ पर कोई और डेजर्ट मान लिया, अटाकामा डेजर्ट हो गया, और वहां पर वो कुछ ये करंट्स का नाम दे देते हैं, लेब्राडोर करंट या फिर अगुलहास करंट, क्यूरोशियो करंट, ठीक है, पेरू, हमबोल्ट, उनमें से किसकी वजह से बनता है, या फिर हो सकता है कि वो ऐसे मैच द फॉलोइंग कर दे, यहाँ करंट्स का नाम दे दे और यहाँ पर डेजर्ट का नाम दे दे, किसकी वजह से कौन सा है, ये बताओ। तो है कि कोल्ड ओशन करंट्स कौन कौन से हैं, लेब्राडोर कहाँ चल रही है भाई, इस तरीके से यहाँ अगर कनाडा वाला सिस्टम है तो ऐसे चल रही है, तो ये तो सही है, कोल्ड है। अगुलहास करंट, कोरोशो करंट, बताओ, कोल्ड। अब देखो ये रहा इसका एक डायग्राम। अब सोचो, देखो अगुलहास करंट ये क्या है, ये तो गर्म है, और कहाँ चल रही है, हिंद ओशियन में। और ओशियंस का नाम भी याद रखना है, कौन सी करंट जो है वो किस ओशियन में चल रही है, अटलांटिक में है, पैसिफिक में है, या पर हिंद में है, वो चीज भी आपको पता होना चाहिए। देखो लेब्राडोर ये रही अटलांटिक में, ठंडी है, ये ब्लू वाले से ठंडी, जो रेड वाले से हॉट।
अगुलास गर्म है, हिंद ओशियन में है, और क्यूरोशियो ये गर्म है। अच्छा, दो हैं, एक क्यूरोशियो एक ओयोशियो। ओयोशियो जो है ये ऊपर से इधर साइड से आ रही, पेरेंट सी, ये लाइक बेरिंग स्ट्रेट के पास है, ठीक है। तो ये रहा, ये ठंडी है ओयोशियो, और ये क्यूरोशियो गर्म है। तो यहाँ पर ओनली वन जो लेब्राडोर है यही ये क्या है, कोल्ड है, और बाकी ये दोनों गर्म है। तो ओशियन भी पता होना चाहिए, और ये क्या बोलते हैं, या तो आप डायग्राम यहाँ से देख सकते हो, या पर नेट से डाउनलोड कर लेना, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंसिडर द फॉलोइंग लेयर्स ऑफ एटमोस्फियर। कुछ लेयर्स दी हुई हैं एटमोस्फियर की, तो उन्हें बताना है कि टेम्परेचर जो जनरली डिक्रीज, वैसे तो जैसे हम नीचे यहाँ सरफेस है, यहाँ से ऊपर जाएंगे, तो ऊपर जाते जाएंगे तो टेम्परेचर रियलिटी में होना तो ये चाहिए कि कम होना चाहिए, बट विद द इंक्रीज ऑफ एल्टीट्यूड कुछ ऐसी लेयर्स भी हैं हमारी जहाँ पर जो टेम्परेचर है वो ऊपर जैसे जैसे हम बढ़ रहे हैं तो टेम्परेचर कम हो रहा है, और यहाँ पर ऊपर बढ़ रहे हैं टेम्परेचर बढ़ रहा है। तो ये पूछ रहा है कि जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ रहे हैं, लाइक जैसे इंक्रीज द एल्टीट्यूड, जैसे जैसे ऊपर बढ़ रहे हैं वैसे वैसे टेम्परेचर कम हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो वो कौन कौन सी है? तो मेनली हम देखो, जब हम ट्रोपोस्फेयर की बात करते हैं तो इसमें तो बताओ सही होना चाहिए गलत है, क्योंकि ऊपर जाना है तो कम हो रहा है ना, तो बिल्कुल सही है। स्ट्रेटोस्फेयर में कम था पहले फिर बढ़ रहा है, तो ये तो हो नहीं सकता। मीजोस्फेयर, मीजोस्फेयर बोला जाता है भाई सबसे ठंडी है, तो मीजोस्फेयर और ये जो ट्रोपोस्फेयर, ओनली 1 एंड 3 ये आपका करेक्ट होगा। और जो आयनोस्फेयर है वो नहीं है भैया, आयंस वगैरह का लाइक उसमें तो हीट बननी चाहिए ना, तो ये तो होगा नहीं, ठीक है। तो ओनली वन इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट स्टेटमेंट वन है, पोलर जेट स्ट्रीम्स आर स्ट्रॉन्गेस्ट ड्यूरिंग विंटर इन बोथ द नॉर्दर्न एंड सदर्न हेमिस्फीयर। तो पोलर जेट स्ट्रीम यहाँ पर चलती हैं ऐसे, अगर मैं इसे ऐसे इस तरीके से प्रति बना तो ये पोलर जेट पोलर एरिया का, और यहाँ सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम, ठीक है। तो वो तो सही है, क्योंकि ड्यूरिंग विंटर, विंटर में क्या होगा, टेम्परेचर वगैरह कम, बहुत कम हो जाएगा। तो पोलर जेट स्ट्रीम के लिए जो चलने के लिए टेम्परेचर चाहिए वो भी ऐसा ही चाहिए। एंड सेकंड है कि ड्यूरिंग विंटर जो थर्मल कॉन्ट्रास्ट है डिक्रीज नहीं भाई। आप खुद सोचो यार, अगर यहाँ हाई प्रेशर है, और और अगर यहाँ पर पोल्स पर हाई प्रेशर है, और यहाँ पर क्या होगा, जो क्या होगा ये इक्वेटर वाले एरिया में यहाँ पर लो प्रेशर होगा, तो ये जो थर्मल कॉन्ट्रास्ट है ये कम हुआ या बढ़ गया? ये तो बढ़ गया ना, डिक्रीज नहीं होगा, ये इंक्रीज होगा एज कम्पेयर टू। तभी तो एक, अब मान के चलो अगर मुझे पोलर स्ट्रीम चलानी है, तो यहाँ हाई प्रेशर, और अगर यहीं हमारा लो प्रेशर लो प्रेशर लो प्रेशर रहेगा, तभी तो वो चलेगी, क्योंकि एक थर्मल कॉन्ट्रास्ट ज्यादा होगा, तभी तो डिफरेंस बनेगा। बट यहीं पर हाई प्रेशर, यहाँ भी हाई प्रेशर, यहाँ भी हाई प्रेशर, कैसे चल पाएगी बताओ? एंड द इंटेंसिटी ऑफ द हाई प्रेशर सेंटर एट द पोल इंक्रीज, बिल्कुल सही है। जो हाई प्रेशर है सेंटर में पोल के, वो इंक्रीज हो जाएगा। हाई प्रेशर, ज्यादा हाई प्रेशर सर्दियों में और ज्यादा हाई प्रेशर रहेगा, गर्मी कम हो जाएगा। तो सेकंड तो गलत हो गया, फर्स्ट आपका सही है। तो फर्स्ट सही और सेकंड इनकरेक्ट है। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था आज का। तो आज के लिए इतना ही, यहाँ पर विराम लगाते हैं, और कल हम लोग और आगे क्वेश्चंस करेंगे। अब देखो यहाँ पर इस इन क्वेश्चन जितने मैंने कराए हैं ये 15-16 क्वेश्चन थे। इसमें आपने देखो हमारे कॉन्टिनेंट वाला पार्ट भी हो गया, अर्थक्वेक वाला देखा, फिर हमने अर्थ के बारे में, इवोल्यूशन के बारे में बात की, ठीक है। उसमें हमने लाइक एटमोसफेयर के लेकर बात का हुई, जेट स्ट्रीम को लेकर बात हुई। तो लगभग लगभग हमारा जो एरिया है, लाइक फिजिकल ज्योग्राफी, ठीक है, तो उसमें से बहुत सारी चीजें हम लोगों ने, जो थीम्स है जो हर बार पूछी जाती है, कहीं ना कहीं से क्वेश्चन बनता है। हमने लोकेशंस के बारे में बात की, ओशन करंट्स के बारे में बात की, हमने टाइड्स के बारे में बात की, ठीक है। तो वहां से हम लोगों ने क्वेश्चन किए भी हैं, और मैंने और ज्यादा एक्सप्लेन भी किए हैं, ताकि और ज्यादा अच्छे से समझ पाए, ठीक है। तो आगे और भी क्वेश्चन हम लोग करेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।